नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारी जो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था वो था साउंड यानी ध्वनि। उसमें अपन ने कई चीज़ें सीखी कि प्रतिध्वनि क्या होती है, ठीक है, तारत्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ ली है। अब दोस्तों, कल अपन ये सीख रहे थे कि प्रतिध्वनि क्या होती है तथा प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, प्रतिध्वनि कैसे होती है, उत्पन्न होती है। तो प्रतिध्वनि की डेफिनेशन ये थी कि जब भी कोई आवाज़ किसी भारी वस्तु से टकराती है तो वो वापस लौट कर आती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। उसके अपन ने जो फॉर्मूले की भी गणना की थी, ये हमारा फॉर्मूला था जो अपन ने उसकी गणना करी फॉर्मूले की। और ये फॉर्मूला था हमारा एस इज इक्वल टू 2d/t, जहाँ एस दे रखा था उसकी स्पीड, डी दे रखा था कि उसकी डिस्टेंस, और टी दे रखा था उसका समय। यानी जैसे मान लो अगर कोई ये वस्तु है, ये कोई बड़ी वस्तु है, यहाँ से कोई आदमी यहाँ से अगर कोई बोल रहा है, कुछ चीज़ें बोल रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ से बोल रहा है और वो यहाँ से जाकर वापस आ रही है, यानी ये टोटल दूरी ये कितने समय में जाके आ रही है। तो ये अगर टाइम और हमें टोटल दूरी पता चल जाएगी तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन ने बता दिया। अब देखो, नॉर्मली अगर अपन एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी की गणना करें कि न्यूनतम से न्यूनतम अगर दूरी की गणना करें तो वो दूरी कितनी हो सकती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ डी डी यानी डिस्टेंस हो गया, एस मल्टीप्लाई टी बाई टू, यानी एस यहाँ अपन ने एक स्पीड कितनी मान ली, ध्वनि का वेग कितना मान लिया अपन ने, 344 मीटर पर सेकेंड। ये कैसा माना अपन ने? हवा में माना है ध्वनि का वेग। ठीक है, और ध्वनि का वेग हवा में होता भी इतना ही है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है। मल्टीप्लाई 0.15 सेकेंड तक जो ध्वनि अपने कान पे रहती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे कान पर जो ध्वनि कितने समय तक रहती है, तो वो 0.15 सेकेंड तक रहती है। तो न्यूनतम निकाल रहे हैं, न्यूनतम दूरी की गणना कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये देखो अपने पास आ गया ये 17.5 यानी 17.2 मीटर। ठीक है, जब भी कोई वस्तु 17.2 मीटर दूर होगी या कोई भारी वस्तु 17.2 मीटर दूर होगी तो वहां से टकराकर क्या सुनाई देगी हमें? प्रतिध्वनि। तो दोस्तों, इसे अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं कि यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि की न्यूनतम दो दूरी पूछेगा हमसे तो हम ये बता सकते हैं कि 17.2 मीटर प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं अपन। एक प्रतिध्वनि के लिए लिया गया समय स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मेन बात ये कहना चाहता है कि समय स्रोत यानी समय कितना ले रहा है वो, तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। क्या करता है? प्रतिध्वनि के लिए लिया गया समय, समय किस पर निर्भर करता है? समय स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें अपन को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर अपन यहां देखते हैं। देखो ये क्या लिखा है कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। कि अपन देखो किसी भी प्रतिध्वनि को कि हमारे पास वो आवाज लौटकर वापस कब आएगी, तो वो अपन कह सकते हैं कि कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अपन पढ़ते हैं कि प्रतिध्वनि के जो अनुप्रयोग होते हैं, अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं इसके। तो यहाँ देखो कॉन्सर्ट हॉल में छत को घुमावदार बनाया जाता है। कॉन्सर्ट हॉल कौन सा होता है? जो मतलब बड़े बड़े हॉल होते हैं वो, उनको घुमावदार इसलिए बनाया जाता है ताकि घुमावदार सतह से परावर्तक के बाद ध्वनि हॉल के सभी कोनों तक समान रूप से पहुंच सके। इस वजह से उसको घुमावदार बनाया जाता है और वहां पे कोई भी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो अपने पास आगे क्या है। आगे देखो, यहाँ देखो विशिष्ट उपकरण ध्वनि तरंगों को समूह के तल पर भेजता है और मापता है कि एक प्रतिध्वनि को वापस आने में कितना समय लगता है। ठीक है, ये क्या है? मेजरिंग डेप्थ ऑन ओशियन बाय इको, यानी विशिष्ट उपकरण
ध्वनि तरंगों को समुद्र के तल पर भेजता है और मापता है कि प्रतिध्वनि को वापस आने में कितना समय लगा, तो उसे डिस्टेंस पता चल जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं कि सोनार, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। देखो दोस्तों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सोनार होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो उसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग एक उपकरण है जो वस्तुओं का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग कर सकता है। किसका? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक मैंने कौन सी बताई थी दोस्तों? जो मनुष्य की जैसे 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक की दूरी होती है, उससे ऊपर की जो अल्ट्रासोनिक होती है वो ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसमें? सोनार में। सोनार में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है गूंज। गूंज क्या होता है? प्रतिध्वनि एक अलग चीज होती है और गूंज एक अलग चीज होती है। तो गूंज क्या होती है? देखो देखो, ये होता है गूंज। गूंज का गूंज क्या होता है? देखो, ये गूंज बार बार परावर्तक के कारण ध्वनि का दृढ़, ठीक है, दृढ़ता है। देखो, अपन जब भी किसी कमरे में हैं तो अगर अपन नाम बोलेंगे तो वो 2-3 बार सुनाई देता है हमें, तो ये क्या होती है? गूंज, कि ये आवाज गूंज रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ उसका मतलब धीरे धीरे कम होती जाती है वो। जैसे मान लो शुरू में ज़्यादा तेज सुनाई देगी, फिर कम 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 कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें, हेलो 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 हेलो, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन आगे देखें, डॉपलर प्रभाव क्या होता है? डॉपलर प्रभाव देखो सीधा हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन में, एग्जाम में कभी कभी ये सीधा ही पूछ लेता है कि डॉपलर प्रभाव कहाँ यूज आता है, ये किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, डॉपलर प्रभाव और डॉपलर शिफ्ट एक पर्यवेक्षक के संबंध में एक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन है जो तरंग स्रोत के सापेक्ष गतिमान है। ठीक है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है कि डॉपलर प्रभाव व डॉपलर शिफ्ट एक पर्यवेक्षक के संबंध में एक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन है जो तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिमान है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें अपने समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ देखते हैं उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, उदाहरण के लिए सायरन बजाते हुए आपके पास से गुजरने वाली एम्बुलेंस डॉपलर प्रभाव का ही एक सामान्य प्रदर्शन है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी अपने पास जब एम्बुलेंस दूर होती है, ठीक है, जैसे मान लो एम्बुलेंस यहाँ है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हुए हो, एम्बुलेंस यहाँ से आ रही है, तो इसकी आवाज़ धीरे 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 आपके पास आएगी, तो बढ़ती जाएगी, आवाज़ बढ़ती जाएगी, फिर आपके पास आएगी तो एकदम जो है वो एक्चुअल में सुनाई देगी, फिर धीरे 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 कैसे होगी? कम होती जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं दोस्तों? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव यानी आपको ये पता होना चाहिए कि सायरन बजाते हुए आपके पास से गुजरने वाली एम्बुलेंस डॉपलर प्रभाव का ही एक उदाहरण है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो आप बताओगे कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। फिर आप बताओगे कि जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का जो सायरन है हमारे पास से जब गुजरता है तो वो किसका उदाहरण है? तो वो भी एक क्या है? डॉपलर प्रभाव का ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपन सुनते हैं। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। देखो, इसमें ये बता रखा है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी समानुपाती होती है, इज इक्वल टू स्पीड। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड ऑफ साउंड आ जाती है उसकी। ठीक है, ये सारी चीजें अपने पास हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण क्या होता है? कंपन के माध्यम से ध्वनि तरंगों का प्रसार होता है। जैसे मान लो कोई भी चीज अपन ने शुरू में पढ़ी थी कि कंपन कंपन होता है तभी ध्वनि होती है। ठीक है दोस्तों, तो कंपन दो प्रकार से होता है, एक तो धीरे धीरे कंपन और एक तेज से कंपन। तो तेज वाला जो कंपन होगा वो साउंड वो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन ने ये देखा। आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है। अब देखो, उदाहरण के लिए ये अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों, ये चल देखो, अब यहाँ देखो, कणों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान कुछ मात्रा में ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी को जोर से बोला,
मैंने किसी को जोर से बोला। तो डेसिबल में ध्वनि मापी जाती है। जब मेरे पास से अगर कोई उस आवाज को मापता है तो वो क्या आएगी, थोड़ी ज्यादा आएगी। फिर क्या होता है कि जो माध्यम के जो कण होते हैं उनसे अगर ध्वनि गुजरती है तो उनसे ध्वनि गुजरने के कारण ही वो थोड़ी कम होती है। यानी ये कहना चाहता है कि उसका एक ऊर्जा ही तो है। जो हमारी जो आवाज है ये क्या है, एनर्जी है, एक ऊर्जा है। तो कणों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान कुछ मात्रा में ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा का ह्रास हो जाता है तो लंबी दूरी पे हमें आवाज कम सुनाई देती है। ठीक है, ये है। फिर बाद में हमें बताया गया है, ये बताया गया है सारा डायग्राम, ये हमारे गले का चित्र वित्र बता के, और ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है खोल के, ये क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेशर बैंड होता है, ये सारी चीज़ें जो अपन पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है अपना, देखो अब बात आती है मैक संख्या। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि मैक संख्या क्या होती है। दोस्तों मैक संख्या क्या होती है कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड, साउंड की जो स्पीड होती है ना, जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड, इन दोनों का जो रेशियो होगा, दोनों का क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, तो उसी चीज को अपन क्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। अब देखो मैक नंबर कहाँ कितना होता है, कहाँ कितना होता है, ये देखो। अब देखो यहाँ बता रखा है सोनिक बूम। सोनिक बूम, जब किसी चीज की रफ्तार ध्वनि से ज्यादा होती है तो उसे सुपरसोनिक रफ्तार कहते हैं। मतलब मेन बात क्या कर रहा है कि जैसे मान लो कोई ट्रक आपके पास से निकल रहा है, ठीक है, अब उसकी रफ्तार की जो आवाज है ना, जो उसकी ध्वनि से ज्यादा है, तो वो सुपरसोनिक रफ्तार होगी। ठीक है, यानी जब कोई चीज 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तेज गति से चलती है तो इस रफ्तार को सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। यानी अपन अगर कोई चीज, जब कोई चीज 332 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी तेज गति से चलती है, इस रफ्तार को क्या कहते हैं, सुपरसोनिक रफ्तार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी एयरक्राफ्ट की रफ्तार 1225 किलोमीटर पर घंटा है से भी ज्यादा होती है तो वह सोनिक बूम उत्पन्न करता है। ठीक है, कंपन वाला भाग है जो हमें बोलने में सक्षम बनाता है, तो ध्वनि रज्जु के नाम से ये क्वेश्चन अपने पास। तो यहाँ बताता है कि कंपन का कौन सा भाग है जो हमें बोलने में सक्षम बनाता है, क्या करता है, बोलने में सक्षम बनाता है। तो कौन सा है कंपन वाला भाग, वो होता है ध्वनि रज्जु। क्या होता है, ध्वनि रज्जु। क्या होता है, ध्वनि रज्जु। बी कंठनली, सी कान होता है, उंगलियां। तो इसमें अपन ने यहाँ लगा दिया ध्वनि रज्जु। जो वोकल कॉर्ड होता है ना अपना, जब भी कोई इंसान, देखो मैं एक बात बताऊं, लंबे समय तक अगर ज़्यादा तेज बोल रहा है तो उसका वोकल कॉर्ड खराब हो जाता है, फिर उसकी आवाज़ क्या है कि प्रॉपर नहीं निकल पाती, प्रॉपर नहीं बोल पाता हूँ। तो वोकल कॉर्ड होता है जो यहीं पे अपना कंपन उत्पन्न होता है और यहीं से ये हमें दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं अपन क्वेश्चन पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो ही गया था अपना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें अपन ने बताया था कि जब अपना चैप्टर खत्म होगा तो अपन क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बता रहे हैं यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, डैश 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 यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। तो यहाँ दे रखा है कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, एक यांत्रिक तरंगों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या है, यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। फिर आता है जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में बताओ। किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। तो नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद होती है जल में, और उसके बाद किस में होगी, इस्पात में। सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा सॉरी इस्पात में होती है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में पूछा है इसने। तो सबसे कम नाइट्रोजन में होगी क्योंकि ये गैस है। फिर जल क्या है, इसके कण पास पास हैं। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो नाइट्रोजन है ये गैस है, इसके कण क्या है, दूर दूर है। तो कण जितने दूर होंगे ध्वनि का जो संचरण उतना ही कम होगा। फिर उसके बाद क्या है, जल है। तो जल के कण बहुत ही पास पास है। ठीक है, जल के कण क्या है, बहुत ही पास पास है। फिर बात आती है इस्पात की। ठीक है, इस्पात हो गए। ठीक है, ये हो गया।
फिर आता है इंफ्रासाउंड किसके द्वारा सुना जा सकता है? इंफ्रासाउंड, इंफ्रा का मतलब हो गया इंफ्रा यानी गेंडा के द्वारा, ठीक है, गेंडा एक है तो उसके द्वारा इंफ्रासाउंड सुना जा सकता है। फिर बात आती है एक क्रमागत सुरंग और एक कृत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य कहते हैं, क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी 2x हो गया वो, ठीक है। बीच की दूरी x है। एक क्रमागत सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या है? x है। तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो वो 2x होगी, क्योंकि एक क्रमागत सुरंग और गर्त के बीच, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो दो गर्तों के बीच की दूरी या दो सुरंगों के बीच की दूरी, तो दो गर्तों के बीच की दूरी या दो सुरंगों के बीच की दूरी, तो वो क्या होगी? 2x होगी। इस वजह से हमें क्या बता रखा है कि ये होगा 2x होगा इसका, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा? 2x होगा, ठीक है, ये अपने पास 2x हो गया, 2x हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? एक तरंग, ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है, एक तरंग का आयाम होता है तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की दूरी। आयाम क्या होता है? औसत स्थिति के दोनों ओर माध्यम के कणों द्वारा अधिकतम दूरी। क्या कहना चाहता है? कि औसत स्थिति के दोनों ओर माध्यम से अधिकतम दूरी, ये होता है तरंग का आयाम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं, फिर क्वेश्चन क्या है कि देखो तरंग के द्वारा आवर्तकाल में तय दूरी, ये तो उस क्वेश्चन का वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो स्थिर तापमान पर ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? स्थिर, अगर टेम्परेचर समान होगा तो देखो गैस की घनत्व पर निर्भर करेगी। वो किस पे? घनत्व पर निर्भर करती है। दाब पे कोई निर्भर नहीं है, घनत्व पे है और तापमान पे है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो फिर आता कॉलम ए फॉलम के मिलान करो, तो उच्च पिच, अगर ज़्यादा पिच होगी यानी तारत्व ज़्यादा होगा तो आवाज़ क्या होगी? कम होगी। कम पिच, कम पिच होगी तो आवाज़ तेज होगी, ठीक है। कम आयाम, आयाम की बात आती है ना, तो कम आयाम से क्या होगा? देखो हमें क्वेश्चन में पहले बताया था अपन ने, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो ए किससे मिल रहा है? आर से, यानी उच्च पिच, उच्च आवृत्ति, आवृत्ति उच्च होगी, ठीक है, आवाज़ कम होगी, आवृत्ति उच्च होगी। कम पिच, कम आवृत्ति, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर आता है सी, सी पी से मिला हुआ है कि कम आयाम कम आवाज़, बड़ा आयाम तेज आवाज़, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ ली है। फिर उसके बाद क्या है कि 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक तरंग आवृत्ति, 100 मीटर प्रति सेकंड से गति करें तरंग वाली आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो टी बराबर 1/f, तो 20 हर्ट्ज है तो 1/20, 0.5 सेकंड होगा, क्योंकि आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल इजिकल टू 1/समय होता है, ठीक है दोस्तों, जो ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये अपन ने क्वेश्चन करे इसके बाद ये है अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें देखो क्या बता रखा है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 40 किलो हर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 मिनट लगा करने में लगा समय क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ये क्वेश्चन ये दे रखा है v बराबर एफ लैम्बडा, तो डी हो गया, यहाँ से ये लिया और यहाँ से ये अपन ने सोल्व कर दिया, 2 सेकेंड में, यानी 2 सेकेंड में ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं एक तरंग, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों, इसको होमवर्क को करके लाना और कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप करके लाओगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा साउंड वाला जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कल से स्टार्ट करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें ज़रूर, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।